जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, निषादों के आरक्षण की मांग तेज हो रही है और निषादों के आरक्षण दिलाने के लिए मुकेश सहनी ने एक बड़ा जिम्मा उठा लिया है। और इसीलिए तो बिहार के बाद अब यूपी में मुकेश सहनी अपनी संकल्प यात्रा के साथ निकल चुके हैं। निषादों में हनुमान जैसी शक्ति बस पहचानने की ज़रूरत है, ये बातें मुकेश सहनी करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हमने आपको बीते ही दिनों एक खबर दिखाया था कि यूपी के चंदौली में मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा पहुंची है और एक बार फिर से संकल्प यात्रा में चंदौली फिर से पहुंचे हुए मुकेश सहनी। यहाँ पे निषाद नेता जिसे भगवान मानते हैं, उन्हें निषाद नहीं दिखते हैं। ये बातें संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी कह रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों अपनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के क्रम में योगी के गढ़ में हैं और रविवार को भी उनकी संकल्प यात्रा चंदौली पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं के समर्थन देख के मुकेश सहनी गदगद हो गए। सुनते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी अपने निषाद भाइयों से। आज बताइए ना, बरसों से लड़ाई लड़ रहे, संघर्ष कर रहे हैं, हम आरक्षण मांग रहे, जो मेरा अधिकार है, जो हमको नहीं मिला। लेकिन मोदी जी के दो चश्मा है और दो चश्मा में एक चश्मा जो है वो धुंधला हो चुका है और एक चश्मा से दिखाई देता है। और एक चश्मा से कौन दिखाई देता है? एक चश्मा से जो दिखाई देता है ब्राह्मण भूमिया लाला जी ठाकुर, ये दिखाई देता है। इनके बेटे को आरक्षण दे दिए, 10% आरक्षण दे दिए EWS गरीबी में के आधार पे, और निषाद का बेटा को भूखे मरने के लिए छोड़ दिए क्योंकि वो चश्मा पे धूल जम चुका है। तो साथियों, आपने उनको लाया कि एक पिछड़ा का बेटा आएगा, हमारा कल्याण करेगा, लेकिन क्या कर रहा है? हम कोई अपर कास्ट को आरक्षण का विरोधी नहीं है। हम भी मानते हैं कि देश में जाति जो भी हो, धर्म जो भी हो, उनको मान सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही नहीं है ना मोदी जी कि एक ऐसो आम की जिंदगी जी रहा है। एक व्यक्ति 8,000 रुपया महीना नहीं कमाता है, साल में 1 लाख रुपया भी नहीं कमा पाता है, लेकिन आप उसको आरक्षण नहीं दे रहे, और एक व्यक्ति को 8 लाख कमाने वाले को गरीब मान के आरक्षण दे रहे हैं। अगर मोदी जी न्याय करना चाहते हैं, अगर वाकई में न्याय करना चाहते हैं, गरीब को दुख समझते हैं, तो मोदी जी वही आरक्षण हमको भी दे दीजिए, हमें वही आरक्षण दे दीजिए। EWS वाला ये आरक्षण दे दीजिए। जो 8 लाख से कम कमाने वाला निषाद का बेटा अगर होगा तो सिर्फ उसी को आरक्षण दीजिए। मुकेश सहनी जैसे लोगों का आरक्षण नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा के उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो हमारा समाज गरीब है उसको आरक्षण दे दीजिए, 10% आरक्षण दे दीजिए। क्या हम उनसे कम है? नहीं, उनसे ज्यादा है। उसके बाद भी वही आरक्षण दे दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। वो इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो आपको गुलाम बनाना चाहता है। साथियों, ये आपको सोचना है कि आपको गुलाम बनना है कि राजा बनना है। कल तक आपका बेटा को नौकरी मिलता था, आज वो नौकरी छीन के उनको दे दिया है। आज आपको क्या मिलता है? 5 किलो चावल। आपको गुलाम बना दिया है, आपको भिखारी बना दिया है। और ये भी चावल हमारा है, देश का संपत्ति का है, कोई मोदी जी का या भाजपा का नहीं है, कोई योगी जी का नहीं है, ये देश का संपत्ति है। और जो सरकार में आएगा वो हर सरकार ऐसा काम करता है, रोड सड़क बिजली बनाना। लेकिन आज मोदी जी क्या करते हैं? आज हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं इलाज के अभाव में। हमारे बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते हैं, हमारे बच्चे के लिए हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चे के लिए स्कूल नहीं बनाएंगे। लेकिन मोदी जी क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। अरे भाई, मंदिर तो दिल में बनाना है। इस समाज का काम है मंदिर बनाना, ना ही कि सरकार का काम है मंदिर बनाना। सरकार का काम है हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, रोड सड़क बनाना, भूखे को खाना देना, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए घर बनाना। मंदिर बनाने का काम सरकार का नहीं है, सरकार जनता का काम है मंदिर बनाना। और मैं तो कहूंगा कि मंदिर दिल में बनाइए। भगवान का भी कहना है कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी दो, जरूरतमंद को मदद करो। लेकिन ये लोग आपको गुमराह करेगा। तो साथियों, थोड़ा साइड हो जाइए, इधर से आवाज कट रहा है। तो साथियों, 45 दिन से लगातार, आज 46 दिन हो गया है,
46 दिन से लगातार यूपी बिहार झारखंड में घूम रहा हूं, तबीयत भी अस्वस्थ है। उसके बाद एक रोज भी हम चैन से नहीं बैठते हैं, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, अभी मैं जो संदेश लेके आया हूं, या उत्तर प्रदेश को नेता को हाथ जोड़ के बदलने के लिए कहिए, या जनता खड़ा होइए। अब मैं उत्तर प्रदेश की जनता को सलाम करता हूं। अभी घोसी में उपचुनाव आया, वहां पे निषाद भाई ने बता दिया, उन्होंने जो नारा था कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उस नारा के साथ कायम रहा और मजबूती से भाजपा को हराने का काम किया, ताकि देखें आपने आने वाले समय में डरेंगे। इसी तरीके से आप लोग एक एक गांव में जाके आवाज को बुलंद कीजिए, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। ऐसे 10-10, 20-20 आदमी लोगों को सभा कीजिए, वीडियो बनाइए और मोदी जी को ट्वीट कर दीजिए, तब वो मोदी जी देखेंगे। आज बिहार में तो हमने परेशान करके रखा है, बिहार में हमने परेशान कर दिया है। हम बिहार में अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ जरूरी है उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश बिहार के निषाद के पास ऐसी शक्ति है जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन अंदाजा नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन याद दिलाया गया, हे प्रभु आपके पास अपरंपार शक्ति है, तो उनको एहसास हुआ, फिर 7 समुद्र पार करके रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति पावर निषाद के बेटा के पास है। अगर आप चाह लीजिएगा, जो आपका दोस्त होगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेगा, और जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। ऐसी शक्ति है हमारे पास साथियों। सिर्फ इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा, मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के पास घमंड है कि उनके पास पैसा है, वो बनी हुई विधायक खरीद लेता है, बनी हुई सरकार खरीद लेता है, वो सरकार गिरा देता है। उनको मालूम है कि निषाद समाज कितना भी लड़ाई लड़ ले, जब चुनाव का समय आएगा तो इस समाज का वोट खरीद लेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि हम निषाद का बेटा जाग चुके हैं, अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। उनको बताना पड़ेगा, और जब वो बताएंगे तो समझेंगे, और जब समझेंगे तो वो डरेंगे, और डरेंगे तो आपका काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और आपके लिए लड़ाई कोई और नहीं लड़ने के लिए आएगा। आपके लिए लड़ाई जो है आपका भाई, आपका बेटा, आपका अपना ही लड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। मैं भी निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत ऐसे कुल में जन्म लेता तो मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता, मैं आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। आज तक कोई नहीं लड़ने के लिए आया, मैं ही लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। और आपके बच्चे का आंसू आप ही पोंछ सकते हैं, दूसरे कोई नहीं पूछेगा। क्या 75 साल में कोई आया पूछने के लिए? आपके बिरादरी के अलावा कोई और नहीं आया, और आगे भी नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो आप पे राज करना चाहता है, वो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, आपका वोट सिर्फ खरीदना चाहता है, आपको मालिक नहीं बनाना चाहता है। वो आपके संपत्ति को हड़पना चाहता है, आपको अपने घर खेत में 200 रुपया रोज पे मजदूर बना के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आपका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, क्योंकि वो आप पे राजा बनना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और आपने देखा, जब मैं आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार से आया, मैं यहाँ पे मंत्री बनने के लिए नहीं आया, विधायक बनने के लिए नहीं आया था। मैं ऑलरेडी बिहार में मंत्री था, मजबूत सरकार का मजबूत मंत्री था। मैं जो चाहता था सरकार में वही होता था। उसके बावजूद भी आपके लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया था। और आपने देखा, आपकी लड़ाई लड़ने के बदले में हमारे साथ क्या हुआ। हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, हमारे विधायक को खरीद लिया, वो जिसको आप लोगों ने बनाया था, और हमें रोड पे ला दिया। उधर मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको निषाद समाज से तकलीफ था। उन्होंने देखा कि निषाद समाज का आवाज बन चुका है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को रोको। आज 4 विधायक बनाया है, एक समय 125 बनाएगा। जैसे लालू जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती अपने दम पे सरकार बनाया, ऐसे मुकेश सहनी भी सरकार बना लेगा। फिर गुलाम किसको बनाओगे? और इस समाज को रोकना है तो पहले मुकेश सहनी को आवाज को दबाना पड़ेगा। और फिर उन्होंने हमारे विधायक को खरीद के हमें सरकार से बाहर कर दिया। वो नहीं चाहता कि निषाद का बेटा मालिक बने, और फिर आपको गुलाम बनाने के लिए रणनीति बनाने लगा।
आज भी वो हमारे पास आते हैं, आज भी भाजपा वाले कहते हैं किसानी जी मेरे साथ आ जाइए और 2025 में मुख्यमंत्री बन जाइए, लेकिन हमारा गुलाम बन जाइए। लेकिन हमने कहा भाई हम मलाह का बेटा है, हमारे बाप दादा ने मछली मारता है, जाल में मछली को फंसाता है, नाई की जाल में फंसते हैं, हम उसी का बेटा है। हम जाल में मछली फंसाते हैं, खुद फंसते नहीं हैं। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, हम अपना झोपड़ी का बादशाह रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महल में आके हमें गुलामी नहीं करना है, हम तुम्हारे महल में गुलामी नहीं करना है। जब तक सांस रहेगा, जब तक जान रहेगा, अंतिम सांस तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे साथियों, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और ये सब बदलाव वोट से होगा। जब मुलायम सिंह कर सकते हैं तो निषाद का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? जब लालू प्रसाद यादव जी कर सकते हैं, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जो कर सकते हैं, वो निषाद मल्ला का बेटा क्यों नहीं कर सकता है? जो हमारे दलित की बेटी बहन मायावती जी कर सकती है, वो निषाद के माता बहन क्यों नहीं कर सकती है? हम भी वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 15% वोट है। आप लोगों ने तो अच्छा काम किया, देश दुनिया में अपनी पहचान बनाया, आपने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, लेकिन आपके साथ आपकी गद्दारी आपका बेटा, आपके भाई, आपका अपना नेता ही किया है। वो नेता जिसको आपने मंत्री बनाया, आगे बढ़ाया, आज राज्य में वो जाने पहचाने जाते हैं, वो किसके दम पे? आपके दम पे। आज मैं इतना बड़ा नेता कहला रहा हूं, चाहे बिहार में या उत्तर प्रदेश या झारखंड में, हमें नेता किसने बनाया? आपने बनाया। हमें कोई ब्राह्मण भूमिहार या लाला जी नहीं बनाया, कोई यादव जी नहीं बनाया, कोई दलित भाई ने नहीं बनाया। अगर हमें कोई नेता बनाया तो ये निषाद समाज ने बनाया है। आज दिल्ली के रिपोर्टर यहाँ पे होंगे, अगल बगल में आईबी वाले होंगे, राज्य सरकार के आईबी होंगे, मोदी जी के लोग होंगे, और वो देखेंगे कि अरे मुकेश सहनी के लिए उनके लोग दीवाना हो गया है, उनके लोग मजबूती से खड़ा है, मुकेश सहनी जो चाहेगा वही होगा। ये रिपोर्ट बना के दिल्ली जब जाएगा तो दिल्ली वाला हारेंगे, डरेंगे। और ये भीड़ में 99% लोग निषाद का बेटा है। और आप आज आए हैं तब मैं आज हीरो हूं, अगर आप नहीं आते तो हम जीरो रहते। आज उत्तर प्रदेश में भी जो अपने आप को मंत्री बना हुआ है, जो बेटा को सांसद बना लिया है, बेटा को विधायक बना लिया है, वो भी ये समाज के दम पे ही बनाया है आज। लेकिन वो समाज को भूल गए। वो समाज का मतलब अपना परिवार मानने लगा है, अपने बेटा को, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, ना कि वो समाज को। साथियों, आज भी मैं उस नेता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि साथियों, ये समाज ने आपको नेता बनाया। आज भी आप लौट के आइए घर में, आप उत्तर प्रदेश को संभालिए, बिहार को संभालते हैं, आप ही उत्तर प्रदेश का नेता बनिए, अपने समाज के लिए लड़िए। और एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा क्या है? एक ही एजेंडा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। बस मजबूती से हम बिहार में संभालते हैं कमान को, और आप उत्तर प्रदेश को संभालिए। लेकिन नहीं, आप तो मोदी जी को भगवान मानते हैं, आप योगी जी को भगवान मानते हैं। अरे भाई, ऐसा भगवान हमें नहीं चाहिए, ऐसे भगवान हमको नहीं चाहिए जो हमारे बच्चे को भविष्य के लिए नहीं सोचता होगा। आज बिहार में बहुत कम समय में आपने देखा, हमने संघर्ष के बदौलत, जब मैं उत्तर प्रदेश 2017 में आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, और सीखने के बाद जब मैं बिहार गया, हमने उस तरीके से लड़ाई लड़ा। और जब लड़ाई लड़ा तो आपने देखा 2020 में आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में 4 विधायक हमने बनाया, अपने दम पर 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मैं मंत्री बना, और मेरे पास सरकार का चाबी था। मैं जिनको मुख्यमंत्री बनाना चाहता था उनको मैं मुख्यमंत्री बना सकता था। मैंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए पूरी उम्र बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। हमने बिहार में टिकट बांटने का काम किया साथियों। आजाद भारत में पहली बार
निषाद का बेटा के सहयोग से एक राज्य में मुख्यमंत्री बना। साथियों, ये हमारी पहचान है। संघर्ष के बदौलत मैंने ये सब किया। उसके बाद मैंने देखा कि हम बातों काफी अपने पैर पे खड़ा हो चुके हैं, समाज मजबूत हो चुका है। अब जरूरी है उत्तर प्रदेश में निषाद भाई को आगे लेके जाना है। और आपने देखा, मैं एनडीए गठबंधन में था, मंत्री था, उसके बावजूद भी मैं उत्तर प्रदेश में आया और मैंने एक नारा दिया था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो योगी सरकार नहीं। और इसके लिए लड़ाई लड़ा मैंने। हमने 53 जगह चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। अपने अपने वादा पे, अपने काम पे मैं अडिग रहा। आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मुझे भी अंदाजा था कि आपके साथ लड़ाई लड़ने का अंदाजा क्या होगा, अंजाम क्या होगा, लेकिन मैंने घबराया नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे लोग हैं और उनके अधिकार के लिए हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आज बताइए ना, आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं, औरों का बच्चा कैसे जिंदगी जी रहा है। आज जो हम आरक्षण मांग रहे हैं वो मेरा कोई भीख नहीं मांग रहा, ये मेरा अधिकार है। इस देश में संविधान एक है, संविधान को चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री एक है, और हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार या उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो साथियों, आज आरक्षण मिल गया होता तो क्या लाभ होता। इस आरक्षण का गुनहगार कौन है? ये वो लोग हैं जो पहले सरकार में था, या वो लोग आज जो दिल्ली में सरकार में है, और तीसरा दोषी आप और हम हैं। अगर आप हम अगर पहले से लड़ाई लड़ते तो आरक्षण मिल गया होता। काश अगर मुलायम सिंह यादव जी जैसे, लालू प्रसाद यादव जी जैसे, स्वर्गीय पासवान जी जैसे, मायावती जी जैसे वीर योद्धा हमारे समाज में भी पैदा होते, जन्म लेते, तो निश्चित तौर पे निषाद को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। नहीं है। आज यूपी, बिहार, झारखंड में घूमता हूं, 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि आरक्षण हमें नहीं मिला। और आरक्षण के लिए एक वो लोग दोषी है जो हमें आरक्षण नहीं दिया, और एक दोषी आप और हम हैं कि अपने हक अधिकार को हम लड़ाई लड़कर नहीं ले पाए। साथियों, संघर्ष करो, संघर्ष करो। एक महीना से चल रहे हैं बिना नौकरी के। तो साथियों, आज आपके बच्चे कैसे जिंदगी जी रहे हैं आपको पता होगा। अभी ठंड का समय आएगा, 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद ठंड होगा। ऐसी ठंड होगा दिसंबर का महीना में, जनवरी में लोग अपने घर से नहीं निकलेंगे, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पिता क्या करेंगे? ऐसे समय में घर से निकलेंगे, ऐसी ठंड में जिसमें आपके खून को जमा सकता है। ऐसे ठंड में बाहर निकलेंगे, पानी में उतरेंगे, तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, नदी में उतरेंगे और मछली मारेंगे, और मछली मार के बाजार में बेचेंगे। तब उसके घर पे 2 वक्त का रोटी उसको जुटेगा। साथियों, क्या आप चाहते हैं कि ऐसी भरी जिंदगी, ऐसी तकलीफ भरी जिंदगी आपके आने वाले बच्चे जिए? नहीं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए? आज बताइए ना कि निषाद कुल में बच्चा जन्म लेता है तो क्या गुनाह करता है? क्या कोई पाप करता है? आज हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है, वो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीर में बंधे रहते हैं। उसके लिए कौन सोचेगा? उनके लिए कौन लड़ेगा? आज हमारे पास ऐसे परिवार है जहां हमारे घर में बच्चे दम तोड़ देता है, हम उसको इलाज नहीं करा पाते। माँ बाप जो है वे वश है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, और उसके बच्चे उनके आंख के सामने में दम तोड़ देता है। वो संसार में आने से पहले वो मर जाता है, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने बच्चे को इलाज कराता है, उसको जिंदगी मिलता है। साथियों, पंडित जी तो कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरा मानना यही है कि इसी धरती पर स्वर्ग है, नरक है। आप अमीर हो तो मान लीजिए आप स्वर्ग में हो, आप गरीब हो तो मान लीजिए कि आप नरक की जिंदगी जी रहे हो। हमारे बहुत सारे लोग
बहुत सारे साथी मर के गए और आज तक हमको किसी ने टेलीफोन नहीं किया और ना ही बताया कि हम स्वर्ग में पहुंचे कि नर्क में पहुंचे। हमें किसी ने नहीं बताया। और मैं इस संसार में देखता हूं, ऐसे गांव में जाता हूं जहां हमारे भूखे लोग तड़पते हैं। मैं देखता हूं ये नर्क से भी बड़ी बेहतर जिंदगी जी रहा है। हम देखते हैं हमारे बच्चे इलाज के अभाव में मर रहा है। मैं देखता हूं ये नर्क से बड़ा भी जिंदगी है कि यहाँ पे हम अपने बच्चे को इलाज करा के बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते। साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।